बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी फैलाई गई जनाब, और जिसको हमने बड़ा स्विफ्टली काउंटर किया, रिएक्ट किया, और जो अज़ाइम थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे दहशतगर्दों को, वो एज सच अचीव नहीं होने दिए। मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं उन दहशतगर्दों की पोजीशन से जनाब, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेटजी और प्लानिंग, जो मिलिट्री स्ट्रेटजी और प्लानिंग पढ़ाई जाती है या की जाती है या अडॉप्ट की जाती है या इम्प्लीमेंट की जाती है, वो बड़े हाईएस्ट लेवल पे पढ़ाई जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है, या उस पर जनाब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। उस किस्म की मिलिट्री स्ट्रेटजी से भी नेक्स्ट लेवल की मिलिट्री स्ट्रेटजी के डॉक्यूमेंट्स उन लोगों से, यानी कि उन दहशतगर्दों की पोजीशन से मिले हैं। नंबर 2, कुछ कॉल्स ऐसी इंटरसेप्ट हुई हैं जिसमें साफ वाजे है कि जनाब कौन लोग बाहर बैठ के उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और बता रहे थे कि किन किन टारगेट्स पे जाके हिट करना है। वो कॉल इंटरसेप्शंस का रिकॉर्ड भी हम एनालाइज कर रहे हैं। थिर्डली, मैं जानना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा इस पे, और मैं आपकी भी इनपुट चाहूँगा, अपने व्यूअर्स की इनपुट चाहूँगा कि इन दिस पर्टिकुलर केस जब दहशतगर्दी हमारे मुल्क के अंदर फैलाई जा रही है, तो क्या फैटफ का इंतलाक जो है वो होता है इंडिया पे या नहीं होता, और हो सकता है या नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करूं तो मैंने एक प्रिडिक्शन की थी 17 जनवरी 2026 को अपने ही शो में, इसी प्रोग्राम में, और मैंने कहा था कि जनाब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब इलेक्शन जो है साल 1.5 साल पहले हो सकते हैं। आज जो इस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट है वो इस पे बहुत सीरियसली इसको वे कर रही है, इस ऑप्शन को, और इस पे काम कर रही है, और कैबिनेट के सामने इसको पेश किया जाएगा। उसका क्लिप देख लीजिए। मैं आवाज़ें सुन रहा हूँ कि जनाब हो सकता है कि साल 1.5 पहले इलेक्शन हो जाए, जो तारीख है इलेक्शन की उससे साल 1.5 पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं। पहले मैं बात करना चाहूँगा मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब से, और फिर जब बात आएगी जनाब कि जनाब अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते और उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, और 8 फरवरी को पीटीआई क्या करने जा रही है, और उससे पहले अगर अर्ली इलेक्शंस की बात हो जाती है और या हुकूमत की तरफ से कोई बयान आ जाता है तो फिर पीटीआई का रिएक्शन क्या होगा। उसमें मैं बात करना चाहूँगा कादिर मंदोखेल साहब से जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और एडवोकेट अजहर सदीक साहब से जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक कंसेंसस, कि जनाब कंसेंसस हो सकता है इन बातों पे या नहीं हो सकता, सब पार्टीज़ का, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस हो सकता है या नहीं हो सकता, उसमें मैं बात करूंगा जनाब इख्तियार वली खान साहब से मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, और कमर जुबान कायरा साहब से जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब से मैं बात करना चाहूँगा। जनरल साहब, हाउ डू यू टेक दिस एग्रेशन जो हमारे बलूचिस्तान में रॉ और अफ़गानिस्तान ने मिल के जो नेक्सस बना के यहाँ पे जनाब जो यहाँ पे टेररिज्म फैलाने की बलूचिस्तान में कोशिश की है, उसको आप कैसे लेते हैं? टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर ज़रा आपकी इनपुट चाहिए होगी जनरल साहब। जी बिल्कुल राना साहब, आई एग्री कि टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त न सिर्फ रीजन बल्कि पूरा वर्ल्ड जो है जी, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चैलेंज हुआ है जी, और लॉट ऑफ रीसेट्स आर टेकिंग प्लेस। बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि टैरिफ वॉर्स भी हम देख रहे हैं, मिलिट्री एप्लीकेशंस भी देख रहे हैं, और इकोनॉमिक रीसेट्स भी देख रहे हैं। तो उसी इन्वायरमेंट में आई थिंक जो बलूचिस्तान और ये रीजन है खासतौर पे जो इसको टारगेट किया है जी, हेयर ऑफ टू के नाम से वो आए हैं। और एक चीज तो बड़ी, जिस तरह आपने भी इशारा किया है रॉ की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ, तो कहने का मकसद है कि ये जो पूरा एक ट्राइका कह लें कि एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट इंडिया की शक्ल में, जिससे प्लानिंग और फंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, फिर नॉन स्टेट एक्टर्स का सेटअप इन अफगानिस्तान जो कि मटेरियल्स और मैन प्रोवाइड कर रहा है, एंड देन द नॉन स्टेट एक्टर्स इन पाकिस्तान बीएलए जिनके डायरेक्ट कनेक्शन प्रॉक्सी स्पॉन्सर के साथ भी हैं, और देन उनके अपने अजाइम भी हैं फॉर डिस्टेबलाइजेशन। तो एक पूरा रेड सिंडिकेट मैं इसको कहता जी, उसकी एप्लीकेशन है अगेंस्ट पाकिस्तान। बट अगेन आई थिंक जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिस्पॉन्ड किया है, दैट इज वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, एक्चुअली वो हमारा रिजॉल्व टेस्ट किया जी, उन्होंने देखा है कि कितनी विल है। डिस्पोटेंसी फैलाना चाहते हैं राना साहब, दे वांट होपलेसनेस क्रिएट करना चाहते हैं, एक जो अवाम के अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है इन देयर आर्म्ड फोर्सेस एंड इन देयर गवर्नमेंट, इन देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, इन देयर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, उसको अंडरमाइन करना चाहते हैं, ताकि इनकी विल जब टूटेगी तो ऑटोमेटिकली लोग उनकी तरफ जाएंगे, माइल होंगे। ऑफ कोर्स पूरा मीडिया कैंपेन भी उन्होंने किया। एक बड़ा इट इज नॉट इन वायलेंस के कोई इंसिडेंट्स नहीं है, एक स्ट्रक्चर्ड वॉर अप्लाई किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ,
रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया एंड इट कुड बी अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान के इन चीजों को एड्रेस करें जो एड्रेस होने वाली है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड इन मिलिट्री डोमेन्स। इनको इनको रीसेट की हमें जरूरत है, बिल्कुल है। एक प्लान किया है, अब इसकी कंसिस्टेंसी के साथ हमें आगे चलाने की जरूरत है जी। जन साहब, हमने पहले भी इस किस्म की जनाब देखे हैं एक्ट्स होते हुए, और हमने रिएक्ट भी किया है अपने वक्त के मुताबिक। जब हमें सूट करता है तब हम रिएक्ट करते हैं, हम कोई हैज़र्डली कोई डिसीजन नहीं लेते। इन दिस पर्टिकुलर केस जो नेक्सस हमारे सामने आया है, और कुछ कॉल्स इंटरसेप्ट भी हुई हैं, उसको भी हमारे सामने, और कुछ लोग, कुछ दहशतगर्द जो पकड़े गए हैं, मेरी इतलात के मुताबिक उनसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स का जिक्र है जो पूरी वॉर गेम्स हो या फॉर दैट मैटर वॉर स्ट्रेटजीज हो, उसमें भी वो शायद बहुत कम पढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ। सो वो जो स्ट्रेटजीज हैं जिन पे वो अमल दरामद कर रहे हैं और वो पढ़ के आए हुए हैं या उन पे उनको कराया गया, ट्रेन किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग राणा साहब कि पूरा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, जो प्लानिंग और फंडिंग है वो इंडिया से आ रही है। उसके अंदर जो ऑपरेशनल माइंड या जो ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन है वो टीटीए अफगानिस्तान कर रहा है विद द हेल्प ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स ऑफ बलूचिस्तान, और उसके बाद फितरा अल खवारे जो केपी का फैक्टर्स है वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। अभी आप देखिएगा 145 का जो स्कोर आ रहा है, विच इज अ ह्यूज नंबर, दिस विल ब्रेक देयर, उनकी उनकी विल भी उतनी टूटेगी, ह्यूज नंबर है। तो उसमें आपको अफगानी अभी नेशनल्स भी मिलेंगे। जहां तक ये डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक है, जो प्लानिंग का ताल्लुक है, तो इसमें तो अब किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए जी, हमें तो कोई शक नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो रीसेट है वो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री तीनों डोमेन्स में जाना है, विद इन एंड विदाउट। अभी हमें इंडिया के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में एक बड़ी क्लियर पॉलिसी लेनी होगी। आई थिंक दिस इज द टाइम टू वी हैव टू अप्रोच हमारे जो रीजनल अलायंसेज हैं या रीजनल जो कोलिशंस है अगेंस्ट टेररिज्म, और खासतौर पे वो रीजनल ममालिक जिनको थ्रेट मिल रहा है अफगानिस्तान से। IMUs जहां पे बैठी हुई हैं, जहां पे ISIS बैठा हुआ है, जहां पे ISKP बैठा हुआ है, इनकी रिक्रूटमेंट में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। और मजे की बात है कि ये भारत इनकी रिक्रूटमेंट में भी एक रोल अदा कर रहा है, ताकि ये डिस्टेबलाइज करे इंटरनेशनल ऑर्डर को भी, या इंटरनेशनल थ्रेट के तौर पर भी। ऑर्डर तो ऑलरेडी डिसऑर्डर में बदला हुआ है, बट इंटरनेशनल थ्रेट्स लेकर चलेगा। तो ये नहीं हो सकता कि जिस मुल्क के ऊपर कोई कार्रवाई हो, अभी चाइना तो बिल्कुल पाकिस्तान के बाद अगर कोई टारगेट है तो चाइना है। ताजिकिस्तान में इंसिडेंट्स देख लें, अफगानिस्तान के रेस्टोरेंट की ब्लास्टिंग देख लें, कराची वाले आपको याद होंगे थे, जो सीपैक के जो कहने को तो वो पंजाब के मजदूर होते हैं, लेकिन एक्चुअल हदफ जो होता है वो चाइनीज, पाकिस्तान, जो BRI और ये इकोनॉमिक एफर्ट्स हैं उन पे। तो रीजनल अलायंसेस की भी हमें अभी जरूरत है, और बहुत जरूरत है। इस इंसिडेंट के बाद आई थिंक पूरी दुनिया को हमें मुतवज्जो करना होगा। दिस इज नॉट अ स्मॉल इंसिडेंट। 31 सिविलियन का शहीद हो जाना, 15-18 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का शहीद हो जाना, इट्स अ ह्यूज नंबर। अब जितने इनसेंसिटिव होंगे उतनी चीजें आपके हाथ से निकलेंगी। बट एक नया रिजॉल्व भी इसने पैदा किया नेशन के अंदर। आज अगर आप चीफ मिनिस्टर साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, तो उन्होंने दो बड़ी जबरदस्त चीजें कही है। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग इसको रेगुलेट करने में मदद दे रहे हैं, टेररिज्म को, और इसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। आप नफल पढ़ रहे हो, नमाजें पढ़ रहे हैं जी, दुआएं कर रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए, तो बड़ी क्लियर लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। आई थिंक अब इनको पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल डोमेन में, डिप्लोमेसी को डिप्लोमेटिक डोमेन में, और काइनेटिक को तो आपने काइनेटिक की डोमेन में शिकस्त देनी है, या ऐसी कंडीशन जरूर क्रिएट करनी है जो फिर अगर डायलॉग या बाद में अगर कोई चीज होती है, क्योंकि अपीजमेंट आपने देख भी ली, उसमें भी इट हैज नॉट वर्कड आउट वेल। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक हमें बिल्कुल रीसेट अपना करना है, और देयर इज लॉट टू बी डन। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस जनरल साहब, आपने बड़ी अच्छी जनाब। थोड़ा सा आगे चलता हूँ जनाब, मैं आगे जाके ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ जाना चाहूँगा। कादिर मंदोखेल साहब और एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं जनाब। पीपल्स पार्टी और PTI आज आमने सामने है, और देखते हैं आज क्या कहते हैं जनाब। मैं आप दोनों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ बिफोर आई टॉस द क्वेश्चन जी, और वो है ये है कि मैंने एक प्रिडिक्शन की थी कि मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं, और 1.5 साल पहले हो सकते हैं। जो तारीख है इलेक्शंस की उससे 1.5 साल पहले हो सकते हैं। 17 जनवरी 2026 को मैंने ये टीवी पे कहा था, इसी टीवी चैनल पे कहा था, वो ज़रा क्लिप सुन लीजिए। मैं आवाज़ें सुन रहा हूँ कि जनाब हो सकता है कि 1.5 साल पहले इलेक्शन हो जाए, जो तारीख है इलेक्शन की उससे 1.5 साल पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा, माई क्वेश्चन इज के अदर साहब, आर यू गाइज लाइक गुड विद दिस थिंग? PTI इज हैप्पी विद दिस थिंग कि 1.5 साल पहले इलेक्शन हो जाए? बहुत शुक्रिया राणा साहब, आप बातें सच्ची करते हैं और खरी भी करते हैं।
और कमाल की बात यह है कि आप ना मजाक में कुछ ज्यादा ही सच बोल जाते हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए राणा साहब, ये जो आप हकीकत है यानी इसको जरा बड़ा बड़ा यानी मजा भी आता है ना, ये ना कोई तल्ख बातें होती हैं प्यार और मोहब्बत में सारी। लेकिन बात तो सच है कि अब हालात तो ऐसे है नहीं। यानी मौजूदा सेटअप अगर जितना भी दें फॉर्म 45 और 47 पे बनाकर आपने खड़ा तो कर लिया, लेकिन ये खड़ा नहीं हो पाया। यानी अगर देखा जाए, वो मैं हालांकि माजी से हमेशा ये एक बात दोहराता आया हूँ, और मैं आज से नहीं, आज अब अक्सर लोग वही बात कह रहे हैं जो मैं कहता आया था कि जियाउल हक से मुशर्रफ का दौर था, और 18-22 महीने 24 महीने से ज्यादा हुकूमतें नहीं चलती थी। फिर मुशर्रफ के बाद का दौर आया, कोई वजीर आजम भी आया, 3.5-4 साल से ज्यादा वो अपना वक्त पूरा होने नहीं दिया, किया नहीं या होने नहीं दिया। और ये हमने हाल देख लिया कि मौजूदा हुकूमत या मौजूदा सेटअप डेढ़ वक्त तक 2.25 साल पहले लगा लिया, और 2 साल इन्होंने ये अब लगा लिए, चले तकरीबन 4 साल के करीब हो चुके हैं। तबाही मौत तो इनकी पूरी हो चुकी है अगर हकीकतन समझें इस बात को। तो हम तो चाह ये रहे हैं इलेक्शन पहले हों, साफ शफाफ हो, और सारा मसला हल हो जाए। यानी और ये इनके लिए भी बेहतरी है। वरना मिसाल के तौर पर हम तहरीक शुरू करते हैं और चीजें आगे लेके चलते हैं, अगर इलेक्शन खुलता है, यानी मुसीबत किस बात की है? 8 फरवरी के एहतजाज का मकसद तो समझे ना, कि 8 फरवरी का एहतजाज अगर हम करते तो हम क्या कह रहे हैं कि फार्म का ऑडिट चाहते हैं, हम तो सारे इलेक्शन का ऑडिट चाहते हैं। अगर वो खुल गया तो इतना कुछ सामने आएगा, इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ये एक सेफ एग्जिट भी है। आपने बड़ी इंटेलिजेंट बात की है कि सेफ एग्जिट भी है, अर्ली इलेक्शन आएंगे तो उससे ये भी हो जाएगा, वो दब जाएगा मामला। ये मैं जनाब यही मजाक में बात कर रहा हूँ, मजाक में बात कर रहा हूँ। यानी इसमें ना किसी की हार हो रही है ना जीत हो रही है, मुल्क आगे की तरफ जा सकता है और इससे पॉजिटिविटी बहुत आएगी। हम एक ग्राउंड पे इतना कुछ देख चुके हैं, गदरिया की तबाही और बर्बादी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सो अगर बेसिकली अजहर साहब आप ये कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन अगर 1.5 साल पहले इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है अमन? देखिए ये तो एक हकीकत है, ये तो एक हकीकत है कि मैं 10 आप 1.5 साल पहले कह रहे हैं, मैं जरा यानी मैं तकरीबन 2 साल तो हो गए हैं ना जी, 2 साल हो गए हैं। तो अब मैं आने वाले 1 साल के अंदर अंदर अगर ये आपकी जो प्रोटेक्शन है सच हो जाए, ये मुल्क भी आगे चलेगा इससे जी। ठीक है, चले ठीक है। मधु खैल साहब, पीपल्स पार्टी का क्या इस पे स्टैंस होगा? अगर साल पहले 1.5 साल पहले इलेक्शन हो जाएं तो पीपल्स पार्टी कैसे लेगी इस सारी सिचुएशन को? राणा साहब देखिए, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब तो पहले ही कह चुका है कि इलेक्शन वक्त पे होगा, यानी 2029 में होगा। अच्छा, अगर आप मेरी जाती ख्वाहिश सुन ले, पार्टी की नहीं, जाती ख्वाहिश मेरी ये है, क्योंकि फॉर्म 47 के तहत मुखबर खास को ये सीट दी गई है मेरी, और ये फैसल वाडा साहब ने इलेक्शन से 2 महीने पहले मुझे बता दिया। मेरी जाती ख्वाहिश तो ये कि इलेक्शन कल हो, ठीक है। लेकिन सवाल ये कि मैं खुद एज ए सियासी कारकुन, राणा साहब आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं दावा करता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान के MNA MP और एक्स MNA MP को कि मेरी जैसे परफॉर्मेंस इलेक्शन के बाद भी कोई दिखाती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज भी मैं हल्के के साथ अनबोर्ड हूँ डेली बेसिस पे। कोई MNA तो छोड़िए, एक्स MNA भी इस सूरत को नहीं कर सकते जो मैं करता हूँ। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ अजहर सदीक साहब से और अपने आप से, क्या अगला इलेक्शन इससे ज्यादा बदतर होगा या इसी तरह होगा या अच्छा होगा? अच्छे की उम्मीद तो मैं नहीं रख सकता हूँ, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा बदतर हो। ऐसा ना हो कि अजहर सिद्दीक साहब की पार्टी के पास जो जितनी भी 70-75 सीटें जितनी भी है, क्या वो अगले इलेक्शन में वही मिलेंगे या इससे भी आप 2 बैठेंगे? सवाल तो मैं ये छोड़ रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैं थोड़ी सी इसमें चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा बिफोर वी गो टू अदर साहब। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ी सी इफ्स एंड बट्स हैं, थोड़ी सी जो पीटीआई को दोबारा से डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेट मी पुट इट दिस वे, जो कमेटियों शेटियों में वापस आए और आके जनाब अपने आप को इंगेज करें पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर ये मुमकिन हो जाएगा। सो उसमें इसकी क्या गारंटी है? ये अदर साहब क्या गारंटी है कि अगला इलेक्शन 2024 8 फरवरी से ज्यादा बदतर होगा? मैं एक सियासी कारकुन से कैसे दिल की बात बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता अगला इलेक्शन मेरिट पे होगा या इसी तरह ड्रामबाजी के तहत होगा। चले ब्रेक ले लूं, वापस आते हैं। अदर साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपके क्वेश्चन को भी मुस्कुरा के ना, पता नहीं ऐसे इन स्विंगर, पता नहीं क्या इन स्विंगर कहते हैं, क्या कहते हैं जी उसको, लेफ्ट आउट कर देते हैं। चले गूगली, चलो जी गूगली आ गया। अच्छा दसो जी अदर साहब। अच्छा देखिए, मैं बताऊं राणा साहब, कादर मंजूर फैज़ साहब ने वो ट्रूली जो है ना वर्कर है, वो जमहूरियत पे यानी 1000 दफा मेरा इख्तलाफ है, वो पार्टी पॉलिसी पे आके तो अक्सर कई दफा मेरा इनसे बहुत ज्यादा इख्तलाफ रहता है। लेकिन देखिए 2 बातें ज़हन में रखनी है कि हमने जब मुज़ाकरात के लिए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आज भी एहतजाज ने पता है कि यहाँ इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो नहीं सकते, ना हालात और वाक़यात ये, इसलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान ने क्या कहा, वो आपको ले गया मिसाक़ जमहूरियत में से 30 साल पहले
और 2006 में मिसाक जमहूरियत था, क्या था, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, आजाद और खुदमुख्तार इलेक्शन कमीशन होगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। जरा गौर करें ना इन चीजों को सामने रखते हुए, और आप और सारा निजाम जो है जमहूरी रवायत पे चलेगा। वो तो मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर सच्ची बात मुझसे पूछते हैं कि यानी आज हम 30 साल का सफर नहीं अजहर साहब ਤੁਸੀਂ आओ ना ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ आओ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ, ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਫ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਫ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। 2017 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ और शोर, ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा 4 सीटों का मसला शुरू हुआ, जैसे नासिरुल मलिक कमीशन के सरबराह बने, और उसके बाद ये अगर फैसला हुआ तभी 2017 का एक्ट हुआ। यानी आज हम फिर वो इसी दायरों के सफर में घूम रहे हैं। यानी ये कहें कि आप बैठ के कोई साफ शफाफ इलेक्शन इस तरह करवा लेंगे, मैं नहीं समझता कि साफ शफाफ इलेक्शन जो है ना वो जब तक सियासी, यानी बड़ा अच्छा मौका था, यानी अगर हम वोट को इधर दो का नारा अगर शहबाज शरीफ ने लगाया था उस पर कायम रहता, यानी ये 2024 के इलेक्शन कबूल ही ना कर, अगर वो तय कर लेता कि उसने इलेक्शन कबूल नहीं कर रहे हैं तो ये बात ही आगे जानी थी। लेकिन वजह क्या है, ये सियासी जमातें ही मरवाने वाली हैं। आज भी अगर बैठकर हमें कहें कि हम चले फर्ज करें कमेटियों में आगे कमेटी खेलेंगे ना, हम आपस में बैठ के चले जी प्यार मोहब्बत रहना शुरू कर देंगे। फिर जब इलेक्शन होगा, चलो किसी को भी मौका मिला तो वो कहेगा बाकी को रोन के मैं चले जाऊं। जब तक आप असूलों की सियासत फिर मजा के मंदोखेल साहब जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं ना, मंदोखेल साहब जो क्वेश्चन रेज किया वो ठीक है, फिर यही बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये हकीकत है। वो देखो वो जेन्युइन बात कर रहे हैं ना, वो जेन्युइन, मैं भी समझता हूँ वो जेन्युइन बात यही है। ये तब ठीक होना है, ये तब ठीक होना है। आ जाए, वैसे तो आपको पता है यानी कुरानी मानी भी बातें नहीं मानी जाती है, लेकिन आज बैठकर ये तहिया कर लें कि हमने किसी हाइब्रिड निजाम का हिस्सा नहीं बनना, हमने कोई सिलसिला ऐसा नहीं करना, तो ये आज ही मसला हल हो जाएगा। इसमें पार्लियामेंट में बैठने की भी जरूरत नहीं, आप तय कर लें और तय करके बड़ा आसान जवाब करो। फिर तानू किसी ने रोका तानू जनाब, किसी ने किया कि ना करो इस तरह, तानू क्यों अदर साहब? नहीं, देखो ना ये सारा काम तो करना है मौजूदा हुकूमत ने, मौजूदा सेटअप ने, यानी हुकूमत एरे को है, यानी 45-47 की अक्सरियत इनके पास है, 2/3 अक्सरियत, जिसकी 17 सीटें नहीं थी वो 2/3 अक्सरियत ली फिर रहा है, वो आइन का सत्यानाश कर दिया। मैं एक बात बड़ी जबरदस्त करना चाहता हूँ और ये जरूरी है इस मौके पे करना। यानी मैं जब 2007 की लॉयड मूवमेंट कराई थी, शरीफुद्दीन पीरजादा से मुलाकात हुई, मैंने बड़े गिले किए, बहुत गिले किए। उसने एक बड़ी तारीखी बात मुझे कही थी, उसने कहा हज़रत सिद्दीक शरीफुद्दीन पीरजादा एक पैबंदकार है, वो पैबंद लगाता है, लेकिन याद रखना जिस दिन शरीफुद्दीन पीरजादा नहीं होगा तुम याद करोगे। और मैं आज याद कर रहा हूँ शरीफुद्दीन पीरजादा को, अगर वो होता ये 26 से 27 तरमीम ये कभी नहीं आनी थी। और जो आइन का हाल बना दिया, जो आइन की आइंदा प्रपोजल की बात कर रहे हैं, जो आगे लेके आना चाह रहे हैं, 28 तरमीम लेके जाना चाह रहे हैं, यानी आपने आइन थोड़ा है, ये तो बना चुके हैं सारे निजाम को। तो ये जरा सोचना पड़ेगा, जब तक सियासी जमातें जो है ना वो खुल के इस निजाम को उस तरफ से लेकिन यार हालात नहीं ठीक हो सकते। अच्छा चलें, मैं जरा उस पर आता हूँ कि मैं जरा 8 फरवरी को आप लोग कह रहे हैं जनाब कि आप लोग यहाँ पे शटर डाउन कर रहे हैं। सो अगर इससे पहले हुकूमत जो है कोई चीज़ सामने लेके आ जाती है आपके पास ब्लैक एंड वाइट में, चले ब्लैक एंड वाइट में ना सही, कैबिनेट में लेके आ जाती है कि जी 1.5 साल पहले इलेक्शन करा लेंगे, तो फिर ये 8 फरवरी का जो आपका शटर डाउन है ये कहाँ पे स्टैंड करेगा अजहर साहब? अच्छा देखिए, ये बड़ी अच्छी प्रपोजल है, मैं ये समझता हूँ ये पार्टी को इस पर तवज्जो भी देनी चाहिए, गौर भी करना चाहिए, डिटेल डिस्कशन भी होनी चाहिए, डेलिब्रेशन भी होनी चाहिए इसके ऊपर। बात सिर्फ इतनी है ना कि यार कहीं मैंने एक बात देख ली है कि पाकिस्तान में बुरे से बुरे हालात हो, ऐसे जैसे भी हालात हो, मैंने देखा है कभी इलेक्शन सेटिस्फाइड नहीं हुए, मैंने कभी देखा कि चीजें वापस नहीं आए। अगर मिसाल के तौर पर डिक्टेटर आया है, पीसीयू आया है, तो एक वक्त के बाद वो सारी चीजों को नहीं पार्लियामेंट ने तस्लीम भी किया है, वो चाहे 8वीं तरमीम के तहत हो, वो चाहे 18वीं तरमीम के तहत हो, कि हमने वो डिक्टेटर के सारे कामों को हमेशा सपोर्ट किया है। तो ये एक अच्छा मौका है, एक अच्छी शुरुआत के अगर इस तरह बातें जाए तो मैं इसको पॉजिटिव सेंस में देखता हूँ। अच्छा मंदोखेल साहब, योर टेक ऑन दिस वन। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ, अजहर सिद्दीक साहब उनकी पार्टी सोच ले, जो आज उनके पास 92 या 92 से घट के 72 रह गया, क्या ये सीटें दोबारा इनको मिल सकेंगी या शहबाज शरीफ हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी देंगे? मुझे तो खदशा यही है कि अर्ली इलेक्शन का मतलब यही होगा, पीटीआई वाले खुश ना हो जाए, बल्कि शहबाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी दे के, पीपल्स पार्टी को भी साइडलाइन करके और एक सिंपल 2/3 मेजॉरिटी दे के और जो मर्जी है वो आइन में तरमीम कर ले, उनको इख्तियार देने का प्लान है मेरा खदशा तो ये। वैसे मंदोखेल साहब की बात को फेंके मत, हल्का मत लें अजहर साहब, मैं मंदोखेल की बात को मैं हल्का नहीं ले रहा, मंदोखेल बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, बहुत जबरदस्त बात है, मैं खुद इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन याद रखिएगा अगर 2/3, और याद रखिएगा वो जो नून लीग का कार्ड है वो हो गया खत्म,
तभी मौत खत्म हो गई है। मैं तो शहबाज शरीफ को वजीर आज़म नहीं देख रहा इस मुल्क में, याद रखिएगा। आपको मंदोखेल साहब जोर जोर से सारे ला रहे हैं और वो अपनी बात पे कायम है। वो कहते हैं जनाब के 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी शहबाज शरीफ साहब को अगर अर्ली इलेक्शन होते हैं तो। अगर याद रखिएगा, अगर पीपल्स पार्टी ने ये तय कर लिया, हमने तो तय किया हुआ, पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया कि फॉर्म 45-47 नहीं चलने देंगे, तो नोटेड कर लीजिएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, 2/3 अक्सरियत क्या, 2/3 अक्सरियत क्या, वो तो उनकी जमानतें जब्त हो जाएगी नून लीग की। अगर याद रखिएगा, अगर तमाम सियासी जमातों ने नून लीग को छोड़ दें, नून लीग को एक तरफ रख दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको भागने के लिए जगह नून लीग को नहीं मिलनी है। बहुत कुछ पीपल्स पार्टी के ऊपर है, हम तो बस्तियां जलाई बैठे हैं। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मंदोखेल साहब? मैं अजहर सिद्दीक साहब की मासूमियत पे कुर्बान हो जाऊं। हाय हाय हाय। वो ये कह रहे अगर पीपल्स पार्टी तय कर लें, तय तो आपने कर रहे हैं, आप अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप ये तो को न रखे। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मेरे अल्फाज लिख लेना, आज 1 फरवरी 2026 है। अगर दोबारा अर्ली इलेक्शन होगा तो पीपल्स पार्टी भी खुडे लाइन, पीटीआई तो पहले से खुडे लाइन, जो सीटें आपके पास आजाद हिस्से से वो भी नहीं मिलेंगे और 2/3 मेजॉरिटी नून लीग के पास होगी। फिर जो मर्जी सूबे बना लो, जो मर्जी कानून में 18वीं तरमीम ये प्लान होगा। जी करें जी, आखिरी बात करें, आखिरी बात करें। आप पार्क में अभी आपके अजहर साहब खेलने कूदने के दिन है, आप पार्क में खेल कूद रहे हैं। मैं पब्लिकली एक बात आपको कह रहा हूँ, हाँ जी, अगर पीपल्स पार्टी ये तय कर ले कि ये फॉर्म 45 नहीं चलने देना, तो सर नोट कर लें, चैलेंज कर लें। बात करो, पीपल्स पार्टी को छोड़िए। नहीं, हम करेंगे, हम खड़े होंगे। याद रखिएगा, ये इनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी नून लीग की। पीपल्स पार्टी के साथ एहतियात कर लें, फिर हम बताते हैं इलेक्शन क्या होता है। चलो आइए, इंशाल्लाह मैं बात करूंगा, बताते हैं नून लीग को। मैं बात करूंगा इस बारे में जी। चले थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा मैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब इख्तियार वली खान साहब मुस्लिम लीग नून से और कमर ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कमर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी और इख्तियार वली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एंड आई विल ट्राई कि यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी खुला के गुफ्तगू हो जाए तो ज़रा बेहतर होगी। ये आवाज़ें आ रही हैं आजकल के जनाब एक नई अमेंडमेंट इज़ इन द ऑफिंग, ये सच है झूठ है या कोई ऐसी डिसेप्शन चल रही है? कायरा साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जरा अपनी इनपुट दे दें इसमें पहले। सर किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के लिए तो बहुत सारी आवाजें उठती रहती हैं, लोगों की तजवीज भी आती रहती है। कोई स्पेसिफिक अगर सवाल हो तो फिर ही बात हो सकती है। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, अमेंडमेंट बाकी तो सारी हो चुकी सर, बाकी हमारी अपनी लाइफ्स में तो अमेंडमेंट्स अब रही नहीं है, अब तो हम ठीक हो नहीं सकते। सो जहाँ तक हम तीनों का सवाल है, सो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स हैं कायरा साहब और उसी की बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही है। आई हैव नो क्लू, लेकिन इस तरह की बातें आप समझते हैं कोहिबन सिगार लगा के और रात को इस्लामाबाद की महफिलों में इस किस्म की गुफ्तगू कुछ ज़्यादा होती है। सो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कोई ऐसी बात है भी या नहीं है या डिसेप्शन चल रही है? जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है, कई लोगों की तजावीज आती रहती है, हुकूमत के डिबेट होती रहती है, वहाँ स्प्रिंग निकल के और फिर सूडो इंटेलेक्चुअल जो है वो बैठ के कुछ ना कुछ डिस्कशन करते रहते हैं। तो अगर कुछ स्पेसिफिक हो कि जी फलां चीज के बारे में कोई अमेंडमेंट तजवीज हो रही है, तो फिर तो उसका तजिया हो सकता है कि ये फिजिबल है नहीं है, किन हालात में है। लेकिन अभी कोई चीज आने वाली है या कोई अमेंडमेंट हो सकती है, यस पॉसिबल है, हो सकती है, ये तो इससे इनकार तो हो ही नहीं सकता। अच्छा चले, बड़ी अच्छी बात है। तो आपकी भी यही राय है इख्तियार साहब? जी बिल्कुल राना साहब, मैं तो समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट है उसका बेसिकली जो वाहिद काम है, जो उसका जो कोर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट्स, तो यही इसका काम है, इसको करना चाहिए। कायरा साहब कोई गिले शिकवे नून लीग से तो नहीं है, आपके हालात ठीक है आपस में, यू पीपल आर गोइंग स्मूथ जी? आई एम टॉकिंग अबाउट यू एंड नून लीग जी, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? राना साहब हम बेसिकली मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ ख्याल हैं, तो हमारा ताल्लुक आइडियल भी नहीं है और नफरत वाला भी, इख्तलाफ वाला भी नहीं है। सो हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ चल रहे हैं। जहाँ कहीं डिफरेंस होता है, हम जहाँ इतफाक हो जाता है बिस्मिल्लाह। पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमारा कुछ इश्यूज थे, वो अपनी जगह चलते रहते हैं, उसमें कुछ छोटा मोटा इशू फिर आया हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। कौन सा छोटा मोटा इशू है कायरा साहब? सर कुछ बातें हैं ना जो अभी आपके साथ शेयर नहीं करनी। नहीं कुछ तो कर लो, एडी केडी कोई स्टेट सीक्रेट तो नहीं हो सकती ना कायरा साहब? कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, वही हमारे जो
इशू थे पंजाब गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें कुछ बातें तय हुई थी, उस पर अमल दरामद जरा डिले हो गया है, तो मेरा ख्याल है वो सेटल हो जाएगा। कोई आप बल्दियाती इंतखाबात की बात तो नहीं कर रहे जो 1 साल के अंदर नहीं होने नहीं, थे? बल्दियाती इंतखाब का नहीं इशू उसमें। बल्दियाती इंतखाब का तो अभी वैसे ही इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत पंजाब को कुछ तजवीज़ दे दी है कि वो अमेंडमेंट करें एक्ट में, तो एक्ट में अमेंडमेंट जो है वो यकीनन अब डिलेड हो जाएगी। वो रास्ता है उनके पास अच्छा आ गया, अब कुछ अरसे के लिए तो वैसे ही वो मामला जो है वो डिलेड है। आपको डेवलपमेंट फंड्स की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे, आपके लोगों को डेवलपमेंट फंड्स की जो बात थी वो भी एक हिस्सा है उसका। वो भी एक इशू है। डेवलपमेंट फंड्स नहीं चाहिए हमें, डेवलपमेंट चाहिए सिर्फ। अच्छा, डेवलपमेंट फंड्स नहीं चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। क्यों नहीं दे रहे जी आप डेवलपमेंट, इनको क्यों नहीं करके दे रहे इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, इनके हलकों में? इख्तियार साहब, जिस तरह कायरा साहब ने कहा ना, दिस इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ डेवलपमेंटल फंड्स भी, इसका भी नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ बातें होती हैं जो वो पार्टीज तक ही रहती है, कुछ होती है जो मीडिया पे डिस्कस भी नहीं की जा सकती। हम डिफरेंट पार्टीज हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ेंगे। सो कहीं कहीं पे हमें अपनी पार्टी मफादात को भी सिक्योर रखना पड़ता है, बट लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वहां पर फिर हम अनकंडीशनली इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे कोई नीटी ग्रिटी कोई चीजों में लगी लिपटी नहीं होती, फिर हम मुल्क के लिए ही काम करते हैं। सो ये डेवलपमेंट की बात हो, लोकल बॉडीज की बात हो, ये कभी कभी हमारे तर्जुमानों की तरफ से मुखालफत के बयान निकलते हैं, कभी इधर से कभी वहां से कभी दूसरी तरफ से। तो ये जब तक हुकूमत है तब तक ये बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का फुल्का ये मौसीकी ये चलती रहेगी, ये होता रहता है। कायरा साहब, व्हाट इज योर स्टैंड, व्हाट इज योर इनपुट रिगार्डिंग द वे पीटीआई इज डूइंग इट्स पॉलिटिक्स जी? उसमें आप लोग सहमत हैं उससे? पीटीआई की पॉलिटिक्स जो है ना, वो बेसिकली इस वक्त क्लैश की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं और वो डेडलॉक क्रिएट कराना चाहते हैं। उनका ख्याल ये है कि अगर कोई किसी तरह का कोई हादसा हो जाए और उसके नतीजे में कोई डेडलॉक सा बने, पूरे मुल्क के अंदर एक हाहाकार बच जाए, कहेंगे हुकूमत पे इदारों पे दबाव आ जाएगा। ये कोशिश वो पिछले जब से गवर्नमेंट बनी है वो कोशिश कर रहे हैं। जो पिछली हमारी गवर्नमेंट थी 16 महीने की, उसमें भी कोशिश करते रहे और अब भी ये कोशिश है। आपको अली अमीन साहब की पूरी जो पॉलिटिक्स है वो देख लीजिए, वो तसादम की तरफ जाने की कोशिश करते रहे, हम बर्दाश्त करते रहे। अब उनको हटा के जो नए चीफ मिनिस्टर को ड्यूटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, वो है ही ये। नंबर 1 कि उन्होंने ऑपरेशन रुकवाना है, जो क्लैश की एक सूरत है। नंबर 2, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ तसादम की कैफियत पैदा करनी है। और तीसरा, जो आप अगर देखें कि रोज जो हमारे पीटीआई के साथी हैं, ये जाके वो जो जेल के बाहर एक धरना देते हैं, वो भी सूरत हाल ऐसी है कि कभी खवातीन को पुलिस के साथ लड़ा दिया, कभी किसी जगह पुलिस के साथ क्लैश हो गया। जब भी कभी सियासी कारकुन इकट्ठे होंगे, पुलिस उनको रोकेगी तो फिर क्लैश हो जाता है, मीडिया को खबर मिलेगी। पीटीआई की ख्वाहिश यही है। मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई इस नुक्ता नजर को इस्तेमाल करना चाहती है। हम बार बार इन्हें कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बेहतर रास्ता यह है कि आप सियासी जमातों के साथ बैठें और आगे बढ़ने के रास्ते इस मुल्क को मजीद जमहूरी अमल को मुस्तहकम करने, आइंदा के इंतखाबात को बेहतर कराने और बाकी चीजों के ऊपर भी बैठ के बात करें। जब सियासी कुव्वतें इकट्ठी होती हैं, सियासी जमातें बैठती हैं, तो सियासी स्पेस बड़ी हो जाती है। जब ये सियासी जमातें आपस में लड़ती हैं तो उनकी स्पेस श्रिंक होती है, किसी एक की नहीं सबकी होती है। बीबी शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब की जो आपस की तलखियां थी माजी की, उसके नतीजे में स्पेस हमारी श्रिंक हुई थी और जब वो आपस में इकट्ठे हुए, सीओडी हुआ, तो स्पेस बढ़ गई थी। आज भी वही कुलिया है। खान साहब उस कुलिये पे चलने को तैयार नहीं है और उसकी बुनियादी वजह मेरी नजर में, हो सकता है मेरी गलती हो, मेरी नजर में उसकी वजह यह है कि वो अपना जो फॉलोअर है उसको इतना जहरीला कर चुके हैं, उतना उसके ज़हनों में इतना जहर भर चुके हैं हमारे खिलाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मौलाना फजलुर रहमान या बाकी जमातों के, कि अब उनके साथ अगर वो चलने की कोशिश करते हैं तो फिर वो समझते हैं कि मेरा अपना कोर जो है वो मुझे गाली गलौज करेगा, बुरा कहेगा और मेरा नुकसान होगा। सो बाज़ औक़ात होता है ना कि खुद अपने दाम में सयाद आ गया, जैसी की सूरत बहुत शिकार हुए पड़े। अच्छा, तो इख्तियार साहब, ये जो मुज़ाकरात की बात है, देखिए बड़ी अच्छी बात की है कायरा साहब ने। बैठ के व्हेन यू सिट अक्रॉस द टेबल तो कोई ना कोई चीज़ें शेप अप हो जाती हैं और ज़ाहिर है इख्तलाफात होते हैं, लेकिन बैठने से ही सारे मसले मसाइल हल होते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, जब आप लोग उनको इनवाइट करते हैं पीटीआई वालों को कि आके बैठें
और बैठ के जनाब हमारे साथ गुफ्तगू करें, तो वहाँ पे बहुत सी रिजर्वेशंस आ जाती हैं। फिर आप लोग भी कहते हैं कि भाई ठीक है, तुसी जड़ा 8 फरवरी ਨੂੰ जड़ा इत्थे काम करना है करके देख लो, अगर आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। वो भी इसी चक्कर में होंगे शायद पीटीआई वाले कि जनाब 8 फरवरी को हम अपने ज़रा मसल पावर शो कर दें यहाँ पे, और उसके बाद देखते हैं फिर बातचीत होती है या नहीं होती है, या करेंगे या नहीं करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे। सो आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, यानी कि हुकूमत भी मेंटली प्रिपेयर्ड है कि 8 फरवरी को जो इन्होंने स्ट्रेंथ शो करनी है कर लें, तो फिर उसके बाद ही बैठना चाहे तो फिर बैठ जाएंगे, ऐसे ही है या समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन? जी सर, मैं हुकूमत की कैंप से पहला बंदा था जब वजीर आजम ने बैरिस्टर गौहर, अचकजई साहब, ये नेशनल डायलॉग कमेटी जो फवाद चौधरी साहब वाली है, ये सारे लोग जब कह रहे थे कि यार बात करनी चाहिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे जो इत्तेहादी हैं कुछ साथियों ने वहाँ से भी ये आवाज़ उठी। फिर प्राइम मिनिस्टर ने इनको ऑफर की, मुज़ाकरात की, और उसके फौरन बाद फिर इन्होंने मुज़ाकरात को छोड़कर ये लोग मुज़ाहिमत की सियासत पर निकल पड़े। अब बैरिस्टर गौहर उस पार्टी का चेयरमैन है, लेकिन सुहेल आफरीदी या फिर ये जो प्रोविंशियल वो मिनिस्टर्स हैं 2-4 वगैरह वगैरह, वो लोग अपनी पार्टी के चेयरमैन की नहीं सुनते, और वो उन्होंने लाहौर की मूवमेंट अनाउंस कर दी, फिर कराची चले गए। अच्छा, लाहौर गए तो भी गालियां देते गए, कराची गए तो पहले उनको टोपी अजरक पहनाई गई, आपने देखा कि सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे थे, वापस आ रहे थे तो पीपल्स पार्टी को गाली दे रहे थे। तो मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस मुल्क पर कोई एहसान कर सकती है या करना चाहे, तो उनको माशरे से गाली और गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। लेट्स मेक and do this मीसा के अखलाक, मीसा के अदब व आदाब, तहजीब व तमद्दन, ये गाली फ्री कल्चर को हम आगे इंट्रोड्यूस कराएं लोगों को। ये सोशल मीडिया पे अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को कोई मोबाइल फोन ही नहीं दे सकता। आप सिर्फ इतना लिख दें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीचे देखें कि आपको कितनी गालियां लिखी जाती है। दिस इज व्हाट इमरान खान डिड, दिस इज व्हाट पीटीआई गेव। हमारे मुआशरे में ये पहले नहीं था, पहले ऐसे नहीं था। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी मुकाबले रहे हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे, कि देयर वाज नो गाली, इस तरह की लैंग्वेज सर। और अपने मुखालिफ को सोशल मीडिया पर गाली दे देकर खामोश कराने का ये हुनर ये इन्होंने अपनाया है, ये रास्ता इन्होंने लिया है। तो मेरे ख्याल में इनका सबसे अच्छा, अगर ये कुछ कर सकते हैं इस माशरे के साथ, अगर बेहतर करना चाहें, तो वो यही है कि इस तरफ बढ़े। अगर ये लोग आपके साथ बैठते हैं और बैठ के आपसे कहते हैं जनाब के इलेक्शन पहले करवा लें, तो क्या आप इस चीज़ पे राजी होंगे इख्तियार साहब? कभी भी नहीं, नेवर। इनसे इनकी बात किस कैपेसिटी में हम मानेंगे? ये अगर कोई इनमें पॉपुलर है, कोई इनमें लीडर है, कोई इनमें वजीर आजम साबिक बना है, वो तो आरटीएस के बैठने से हुआ है। नवाज शरीफ के मैंडेट को चोरी करके ये जिस तरह हुकूमत बनाई गई, तो क्या इनकी हुकूमत बन सकती थी इसके बगैर? नो वे, नेवर। तो उसके बगैर मैं तो क्या ये लोग अगर कहें ना कि मतलब इलेक्शन मैं कहता हूँ एक दिन भी पहले नहीं होगा, इलेक्शन अपने वक्त पर होगा, इलेक्शन के इनके मुतालबे पर कुछ भी उसमें नहीं होगा। इनका जो आईनी दस्तूरी रोल है वो अदा तो करे ना। पार्लियामेंट में मां सिवाय कैदी नंबर 800 चोर की रिहाई के अलावा इन्होंने आज तक कोई बात की है? किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बैठे हैं, कोई इनपुट इन्होंने दी है? उनको कोई आता ही नहीं है। जो स्टफ असेंबली में पीटीआई की तरफ से आता है, डू यू थिंक सो राणा साहब? एंड करेक्ट मी कायरा साहब इफ आई एम रॉन्ग, जो लोग इस वक्त प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? कि वो लोग कोई लेजिस्लेशन करेंगे या उनको लेजिस्लेशन की समझ आती है? जिन लोगों ने जिंदगी में कभी एक चाइना या सोहराब साइकिल नहीं चलाई थी, वो बोइंग 777 पर बैठ गए। जहाज के अभी अल्लाह मालिकों और सवारियों का। कायरा साहब, देखा जाए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो 17 सीटों के साथ असेंबली में आकर बैठ गई थी, और लेकिन हमने देखा जब पीटीआई की बारी आई, जब पीटीआई के खिलाफ वो कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसके बाद हमने देखा कि उनके पास तो 100+ सीटें थी, वो उन्होंने बैठना पसंद नहीं किया। और डोंट यू थिंक कि एक ये बहुत बड़ा एक सेटबैक था और बहुत बड़ी गलती थी पीटीआई की? एंड सेकेंडली, अगर आप समझते हैं कि गलती थी, तो अभी जो सारी एक्सरसाइज हो रही है, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद फिर दोबारा क्रिटिसिज्म हुआ, वो सारी एक्सरसाइज जो है ये टाइम वेस्ट हुआ, या ये अगर पहले असेंबली में बैठे रहते तो इस वक्त
पोजीशन डिफरेंट होती, ना पीडीएम की हुकूमत होती, ना जनाब इस वक्त की हुकूमत होती, और उसी वक्त हो सकता था कोई ना कोई चेंजेस आ जाती। राना साहब मैं गुजारिश कर रहा था कि पीटीआई का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो दुनिया में जिस वक्त पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का वेव है, ये उसी का शाखसाना है, उसी का बिल्कुल रेप्लिका है यहाँ पे। वो पार्लियामान को, वो अदालतों को, वो बाकी जराए को अपना उस तरह उस पर डिपेंड नहीं करते। उनकी जो सारी पॉलिटिक्स है वो सोशल मीडिया और सोशल प्रेशर की बुनियाद पे खड़ी है। वो आज भी क्लैश की पॉलिटिक्स में, बार बार कहूंगा, क्लैश की पॉलिटिक्स चाहते हैं। वो कन्फ्रंट करके कोई डेडलॉक क्रिएट करके चीजें बढ़ाना चाहते हैं। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, अगर आपको ये यकीन हो कि आपने अपने मुल्क को एक तहजीब याफ्ता डेमोक्रेसी देनी है और आपने लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स सोचनी है, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के अंदर वो बात अभी नजर नहीं आ रही। इस वक्त वो सिर्फ फोकस्ड है टू गेट रेड खान साहब का जो केसेस हैं वो उनसे जान छूटे, कि सिर्फ वो एक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। अगर ये रास्ता रहेगा तो उनके लिए मसाइल बढ़ते रहेंगे। ये मेरी राय है, हो सकता है ये गलत हो। उनके मसाइल में कमी नहीं होगी। अगर वो माजी को देख रहे हैं तो माजी में भी मैं फिर कहूंगा कि हम जियाउल हक के खिलाफ, हम परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, हम बेशुमार डिक्टेटर्स के खिलाफ मूवमेंट चलाते रहे, लेकिन वो मूवमेंट अल्टीमेटली जब सियासी जमातों का इकट्ठ हुआ, फोरम्स बने, एमआरडी, एआरडी या इस तरह के बाकी फोरम बने, उन्हीं के नतीजे में जाके कुछ बेहतरियां आई। अदरवाइज क्लैश और दबाव के जरिए हम कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर सके थे। हमें तो सबक आ चुका, लेकिन पीटीआई जो है वो इस तरह का सबक सीखने को तैयार नहीं है। उनके ख्याल में वो इनकलाब लाने के मूड में है। इनकलाब के आप जानते ही हैं मुझसे बेहतर कि इनकलाब दुनिया में कहाँ कहाँ आया, इनकलाब के क्या नुकसानात हुए, क्या समरात मिले, और बहुत सारी जगहों पे, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में जगहों पे इनकलाब की कोशिशें हुई, फेल हुआ, और उसके जो नुकसानात हुए वो अनगिनत थे। हमारे दोस्तों को खुदा न खास्ता ऐसे नुकसानात का सामना ना करना पड़े कि जिस इनकलाब के दाई हैं वो इनकलाब ना इनकी पॉलिटिक्स में है, ना उसके लिए ये तैयार हैं, ना ये में पॉसिबल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया क़ारी साहब, इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आई लीव द रेस्ट टू माई व्यूअर्स जी। आप डिसाइड करें क्या गलत है, क्या सही है और किस तरह होना चाहिए, और कोशिश करें कि अपने जो सवालात हैं या जो आपके जहनों में कोई भी चीज़ आती है जो आप चाहते हैं कि मैं पूछूं आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।